हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। पांचवा जो लेसन है हमारा जल सिंचाई व जल निकास के बारे में। ये हमारे इस लेसन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। जिसमें पिछले दो वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? दो वीडियो में अपन ने सिंचाई के बारे में पढ़ा, सिंचाई के महत्व पढ़े और सिंचाई के विभिन्न स्रोत भी पढ़े, ठीक है। फिर सिंचाई के विभिन्न साधनों को अपन ने शुरू किया था, ठीक है, जिसमें कुएं, बावड़िया ये अपन ने पढ़ ली थी। और आज अपना पांचवा जो सिंचाई का साधन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है पवन चक्की। पवन चक्की, पवन चक्की के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या होती है देखिए, पवन चक्की। अब इस पवन चक्की आपने देखी होगी, इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये बड़ा सा, जिसमें से तीन पहिए लगे होते हैं पवन चक्की में, और ये घूमते रहते हैं, ठीक है। इनके घूमने से नीचे की तरफ एक मोटर लगी होती है, जिसे अपन, ठीक है, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर अंदर होता है, घूमता है, ठीक है, रेल घूमती है। रेल के घूमने से इनके फिर मशीन आगे जो पंप सेट लगा होता है सिंचाई के पास, ठीक है, ठीक है, वो पंप सेट घूमता है, पंप सेट चलने लगता है। पंप सेट का आगे वाला पाइप आगे जहां भी अंदर ट्यूबवेल होता है वहां पर लगा होता है, और वहां से ये पानी खींचता है। तो जैसे जैसे ये चलती है, इसका ये नीचे वाला पदार्थ घूमता है, फिर ये घूमता है, ये मशीन घूमती है। मशीन के पंप सेट घूमने से क्या होता है, ये भी नीचे से पानी खींचता है। तो ये क्रिया होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। और पवन चक्कियों से पवन विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, जैसलमेर बाड़मेर साइड, जहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती है, ठीक है, और हवाओं की गति कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जहां वहां पवन चक्कियां लगाई जाती है। तो लोहे के बड़े पहियों पर चारों ओर, अब ये 3 भी पंखुड़ी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो लोहे के बड़े पहियों पर चारों ओर ब्लेड लगे होते हैं। जो पंखे होते हैं उनको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। लोहे के बड़े पहिए पर चारों ओर ब्लेड लगे होते हैं, तथा इसे क्या कहते हैं, ऊंचे लोहे के टावर पर लगाया जाता है, जो कि वायु की शक्ति से घूमता है, ठीक है। इसे लोहे के टावर पर, खंभे पर, टावर पर ऊंचा लगाया जाता है, जिससे तथा जो कि वायु शक्ति से घूमता है, ये वायु शक्ति से क्या होता है, घूमता है। वायु शक्ति से ये घूमता है, ठीक है। अब पवन की शक्ति से जो ये पहिया घूमता है, इससे नीचे जुड़ा हुआ पंप पूरा घूमता रहता है, और पंप का पाइप द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पंप घूमता रहता है और पंप के पाइप द्वारा पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो पवन शक्ति से पहिया घूमता है तथा पहिए तथा इससे
जुड़ा पंप भी घूमता रहता है। इससे जुड़ा पंप भी क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, पंप भी घूमता रहता है तथा पाइप द्वारा पानी बाहर निकालता रहता है, तथा पाइप द्वारा पानी बाहर या बाहर निकालता रहता है, बाहर निकालता रहता है, बाहर निकालता रहता है, बाहर निकालता रहता है फटाफट इसको। ठीक है, अब पवन चक्की को चलाने के लिए, इसको अपन पूरा पवन चक्की कहते हैं, और इस पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम क्या होता है, 10 मील अर्थात 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होनी चाहिए, वेग से पवन चलनी चाहिए। ठीक है, तो पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम 10 मील प्रति घंटा या 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, हवा चलनी चाहिए, कम से कम इतनी तो हवा चलनी चाहिए, तब जाके वो घूमेगा। ठीक है, पवन चक्की ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां पर हवा में कोई रुकावट नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने घर है, बालकनी बनी हुई है, कॉलोनी पूरी बनी हुई है और उसके बीच में लगा देंगे, नहीं। पवन चक्की ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां पर हवा में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, पवन चक्की ऐसे स्थान पर लगाई जाती, पवन चक्की ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां हवा में कोई रुकावट ना हो, हवा में कोई रुकावट ना हो, हवा में कोई रुकावट ना पैदा हो। ठीक है, पंप सेट, ये तो हो गई पवन चक्की की बात। अब पढ़ते हैं अपन पंप सेट के बारे में। देखिए, छठा है हमारा पंप सेट। पंप सेट क्या होता है, देखिए, इनकी क्षमता अन्य साधनों से सबसे ऊपर होती है, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल से चलते हैं, स्वतः डीजल पेट्रोल लाइट से चलते हैं, और इनकी क्षमता सबसे उच्च होती है, सबसे ज्यादा उच्च होती है। इनकी क्षमता सबसे अन्य साधनों से अधिक होती है। इनकी क्षमता अन्य साधनों से अधिक होती है। इनकी क्षमता क्या होती है, अन्य साधनों से अधिक होती है। इनकी क्षमता अन्य साधनों से अधिक होती है। सबसे अधिक जो प्रचलन में, पंप सेट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलने वाला अभी के समय जो पंप सेट है वह है विकेंद्री पंप है, जो विकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सबसे अधिक प्रचलित विकेंद्रीय पंप है, जो विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर
कार्य करता है। वीक केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब पंप की जो बॉडी होती है, पूरी बाहर से पूरी जो बॉडी दिखाई देती है उसे अपन कैसिंग कहते हैं। ठीक है, पंप की बॉडी या इसका जो ढांचा होता है बॉडी को कैसिंग क्या कहा जाता है? कैसिंग कहा जाता है। कैसिंग कहते हैं या कैसिंग कहा जाता है, कैसिंग कहा जाता है। ठीक है, बनावट के आधार पर पंप दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर पंप दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर पंप दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर पंप कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है मोनोब्लॉक पंप और दूसरा है सबमर्सिबल पंप। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अपन। पहला है हमारा मोनो ब्लॉक पंप। क्या होता है इसमें? देखिए, मोनोब्लॉक पंप में क्या होता है, इसकी चालन शक्ति व पंखे वाला भाग अलग अलग होता है। ठीक है, इसके चालन शक्ति व पंखे वाला भाग दोनों अलग अलग होता है। पंखा पूरा ऊपर की तरफ अलग लगा होता है। ठीक है, पंखा पवन शक्ति की बात ना करें, पंखा इसमें अलग लगा होता है और चालन शक्ति वाला अलग होता है। जो पानी को खींचने वाला भाग होता है वो अलग होता है। ठीक है, और इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। जो इंजन के पंप होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अपन ने देखा होगा, आपने कहीं ट्यूबवेल पे वो ऐसे घुमा के क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको चलाते हैं वो इंजन। ठीक है, उसमें आप देखते हैं पंप जो घूमने वाला तो होता है वो बिल्कुल ही इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से लगभग वो बना होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक कार्बोरेटर जिसे बोलते हैं, इसके अंदर तो पंखुड़ी लगी होती है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, और यहाँ वो घुमाने वाला जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो होता है आर्मेचर, अर्थात चालन शक्ति अलग होती है और ये पहिए वाला भाग अलग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चालन शक्ति व पंखे वाला भाग अलग अलग होता है। चालन शक्ति व पंखे वाला भाग इसमें अलग अलग होता है। इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। इंजन पंप जो हम काम में लेते हैं, इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। ये मोनोब्लॉक पंप हो गया। अब सबमर्सिबल पंप के बारे में भी बात करते हैं। सबमर्सिबल पंप, इसमें क्या होता है, पंप होता है वो पानी के अंदर रहकर ही कार्य करता है। ठीक है, पानी के अंदर रहता है पूरी मशीन भी। ठीक है, पंप पानी के अंदर रहकर कार्य करता है। इसमें पंप पानी के अंदर रहकर कार्य करता है। पंप पानी के अंदर रहकर ही कार्य करता है। ठीक है, अधिक गहराई से अधिक गहराई में, जहां पर बहुत ही अधिक गहराई से जैसे ट्यूबवेल होता है, वहां से पानी उठाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग अपन करते हैं। जैसे ट्यूबवेल अब 120 से 150 मीटर गहराई में, वहां अपन अगर बाल्टी डालेंगे फिर खींचेंगे, खींच सकते? कितना खींचोगे आप? थक जाओगे। 3-4 बाल्टी निकालोगे तब तक तो फांफू करने लग जाओगे, थक जाओगे बिल्कुल। तो अधिक गहराई के जल स्तर से
जल स्तर वाली भूमि में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिक गहराई की जल स्तर वाली भूमि में इसका प्रयोग किया जाता। अधिक गहराई की जल स्तर वाली भूमि में इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विभिन्न प्रकार के जो सिंचाई के साधन जो अपन को पढ़ने थे। अब पौधों की, फसलों की जो जल मांग होती है उस वो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे उसके बारे में कि हाँ, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। फसल की जल मांग क्या होती है, ठीक है, अर्थात फसल की जल मांग क्या होती है, निश्चित समय में निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है, फसल के वृद्धि एवं विकास के लिए जो जल आवश्यक होता है निश्चित समय में। ठीक है, निश्चित समय और निश्चित अवधि क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक फसल का जो परिपक्वता काल अलग अलग होता है। कोई फसल 4 महीने में पक कर कटने के लिए तैयार हो जाती, कोई 1 महीने में भी हो जाती, ठीक, और कोई साल 2 साल पर लग जाते हैं। ठीक है, तो देखें फसलों की जल मांग। ठीक है, फसलों की जल मांग की अपन चर्चा करते हैं। नया जो हमारा टॉपिक है, नया जो टॉपिक है हमारा, देखिए फसलों की जल मांग, जल मांग पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फसल की जल मांग वह मात्रा है, फसल की जल मांग क्या है, वह मात्रा है, फसल की जल मांग वह मात्रा है जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की वृद्धि के सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं, जिसकी पूर्ति जल अवक्षेपण या सिंचाई या दोनों द्वारा होती है। ठीक है, अर्थात जल की वह मात्रा, जल की वह मात्रा जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक में निश्चित अवधि तक फसल की सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन के लिए, सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है तथा जिसकी पूर्ति जल अवक्षेपण या सिंचाई या दोनों द्वारा करते हैं, जिसकी पूर्ति जल अवशोषण अर्थात जमीन से जल का अवशोषण या सिंचाई या पानी देकर की जाती है,
या दोनों द्वारा, जल का जमीन से भी अवशोषण होता है और सिंचाई द्वारा भी, दोनों द्वारा की जाती है उसे फसल की जल मांग कहते हैं। उसे फसल की क्या कहते हैं अपन? जल मांग कहते हैं। ठीक है। जो पौधों की उपापचय क्रिया होती है शरीर निर्माण में, कुल फसल का जल मांग की 1% कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। पौधों की जो उपापचय क्रिया होती है, ठीक है, जो उनके शरीर निर्माण की क्रियाएं होती हैं, मैं कुल फसल का जो जल मांग होता है कि 1% से कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। पौधे के शरीर निर्माण के लिए, ठीक है, कितने? पौधे के शरीर निर्माण के 1% से भी कम। अब पौधे का शरीर निर्माण में अपन देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। फसल अपन लगाते हैं, लगातार सिंचाई करते रहते हैं, एंड तक सिंचाई करते हैं, तो पौधे का जो शरीर होता है वो बढ़ता है, बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है। तो इतने बड़े शरीर निर्माण के लिए जितना भी अपन ने पानी लिया उसका सिर्फ 1% ही पौधे के शरीर निर्माण में काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आता है। पौधों की उपापचय क्रिया या शरीर निर्माण, उपापचय क्रिया या शरीर निर्माण में कुल फसल जल मांग, कुल फसल जल मांग का, कुल फसल जल मांग का 1% से कम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है। अब जल मांग को ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र हैं जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब सूत्र क्या है, जल मांग अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है। तो जल मांग क्या होगी? पहले तो जल की हानि कैसे होती है? जल की हानि होएगी जब पौधे में जल की कमी होगी, तभी तो क्या होगा, तभी तो उसको जल की आवश्यकता होती है, जल की मांग बढ़ेगी। तो पौधे में जल की कमी कैसे होती है? पहले तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे को जो जल दिया जाता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है। फिर वाष्पीकरण अभिक्रिया एक द्वारा, वाष्पीकरण अभिक्रिया। ठीक है। वाष्पीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वाष्पीकरण अभिक्रिया, ठीक है, वाष्पीकरण अभिक्रिया भाप बन के मिट्टी से पानी उड़ जाता है तो वो, ठीक है। तो वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन क्रिया प्लस सिंचाई में जल की हानि, जितना पानी अपन को पता है भाई इतना पानी देना है, तो सिंचाई अपन करते हैं तो कहीं पर पंप फूटा होता है, सारा का सारे जितनी सिंचाई की उतना पौधे को थोड़ी प्राप्त होता है। ठीक है। उसमें से कुछ हानि भी तो हो जाती है, तो सिंचाई के जल की हानि प्लस विशेष प्रतिक्रियाओं में प्रयुक्त जल, विशेष क्रियाओं में जो प्रयुक्त जल होता है, इन चार चीजों को में जितना जल बर्बाद होता है उतनी फसल की जल मांग होती है। क्योंकि जितना हमने दिया, ठीक है, हमने मान लो 1 लीटर अपन ने पानी दिया है, 10 लीटर जल मांग है। ठीक है। 10 लीटर जल मांग है, अपन को पता है 10 लीटर अपन को पानी देना है सिंचाई में। ठीक है। अब उसमें से मान लो 2 लीटर तो कहाँ चला गया? वाष्प उत्सर्जन में, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है। फिर जमीन में दिया 1 लीटर तो कहाँ चला गया? अपना वाष्पीकरण, भाप बन के उड़ गया। 1 ही लीटर अपने कहाँ चला गया? ठीक है। सिंचाई करते थे, पंप फूटा हुआ था या नालियां सही नहीं थी, पालियां सही नहीं, तो वहां पर
सिंचाई हानि में, ठीक है। और 2 लीटर कहाँ चला गया हमारा, पौधे की जो क्रियाएं हैं उनमें काम में आ गया, क्रियाएं। अब बताओ पौधे की जल उस पौधे की जल मांग क्या होगी। तो देखिए हमने पता था कि पौधे को 10 लीटर जल की आवश्यकता है, लेकिन अब पौधे की जल मांग क्या होगी, उस 10 लीटर हमने दिया भी, लेकिन 10 लीटर में से 2 लीटर तो यहाँ बर्बाद हो गया वाष्पोत्सर्जन, 1 लीटर वाष्पीकरण में, 1 लीटर सिंचाई में और 2 लीटर इसमें है। तो टोटल कितने हो गए, 6 लीटर बर्बाद हो गया। तो अब फसल की जल मांग क्या है, 6 लीटर, 6 लीटर, ठीक है। ये फसल की क्या है, जल की मांग है, ठीक है। आगे देखें क्या, तो फसल की जल मांग का पहला सूत्र है हमारा, ठीक है, जल मांग। अब जल मांग किसके बराबर है, वाष्पीकरण से जो जल की हानि होती है प्लस वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन से जो जल की हानि होती है। फिर सिंचाई में जल की हानि होती है, सिंचाई में जल की हानि प्लस पौधों की विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल। इनकी अगर अपन को मात्रा, चारों की मात्रा पता चल जाए तो हम उसकी जल मांग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जल मांग को अपन ऐसे भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षा प्लस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, जल मांग पूरी करने के लिए। अब जल मांग का एक और सूत्र है, जल मांग क्या है, वो सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता प्लस वर्षा जल, ठीक है। प्रभावी वर्षा अपन कह सकते हैं इसको, प्रभावी वर्षा कहते हैं। अब वर्षा जल तो बहुत सारा होता है, लेकिन सारा का सारा पानी तो क्या पौधे द्वारा ग्रहण किया नहीं जाता है। तो प्रभावी वर्षा किसे कहेंगे, जो प्रभावी वर्षा का जो जल होगा वो कौन सा होगा, जो पौधे द्वारा ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। और मृदा में संग्रहित नमी का योगदान प्लस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, ठीक है। मृदा में संग्रहित नमी का योगदान क्या होता है वो देखते हैं। आगे है हमारा एक और सूत्र है इसका जल मांग का, वो क्या है देखते हैं। देखिए वो क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं अपन। वो क्या होता है, एक और सूत्र है जल मांग का, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता। अब पौधे को कितनी सिंचाई की आवश्यकता है वो कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र है, इसको अच्छे से देखना। पौधे को कितनी सिंचाई की आवश्यकता, पौधे को सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई जल की आवश्यकता, सिंचाई जल की आवश्यकता पौधे को कितनी है वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमें प्राप्त होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पौधे की जल मांग क्या है, ठीक है। पौधे की जल मांग क्या है, तो पहला है जल मांग, टोटल पौधे की जल मांग क्या है, ठीक है। उसमें से प्रभावी वर्षा, उस जल मांग को में से प्रभावी वर्षा को अपन हटा देते हैं, ठीक है। प्रभावी वर्षा, सिंचाई कितनी करनी है वो पता लगाने के लिए हमें पौधे की जल मांग पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लो सिंचाई कितनी करनी है पौधे को, वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता है सिंचाई
खेती करनी चाहिए। तो हमें पता है पौधे की जल मांग मान लो 10 लीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रभावी वर्षा, अब ये 10 लीटर की जल मांग में से उसकी माइनस कर लेते हैं अपन 1 लीटर तो प्रभावी वर्षा, ठीक है। 1 लीटर तो माइनस कर देते हैं अपन प्रभावी वर्षा, प्रभावी वर्षा, ठीक है। ये प्रभावी वर्षा वाला भाग है 1 लीटर, ठीक है, माइनस 1 लीटर प्रभावी वर्षा वाला भाग है कि हाँ 10 लीटर जिसकी जल मांग है, 10 लीटर में से 1 लीटर तो बारिश द्वारा उसकी जल मांग पूरी हो गई, ठीक है। दूसरा है मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, दूसरा उसे मृदा और माइनस इसी के साथ और माइनस कर दीजिए, माइनस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, मृदा में संग्रहित नमी का योगदान, ठीक है। तो मृदा में संग्रहित नमी का योगदान कितना है, मान लो 4 लीटर है। 4 लीटर वो पौधा क्या करता है, जमीन से सोखता है और 1 लीटर वो अपनी जलमांग की पूर्ति किससे करता है, 1 लीटर वो अपने जलमांग की पूर्ति किससे करता है, वो जलमांग की पूर्ति अपने प्रभावी वर्षा से करता है, ये नमी है, ठीक है। तो टोटल इसमें से अपन माइनस करेंगे 10, माइनस का 1 और माइनस के 4 कितने होंगे, माइनस के 5, तो आंसर आएगा 5। तो उस पौधे को सिंचाई की आवश्यकता कितनी है, टोटल 5 लीटर सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल उसकी जल मांग थी, उसमें से 1 लीटर तो वर्षा से और 4 लीटर नमी से प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये सिंचाई की आवश्यकता का सूत्र है, ठीक है। आगे देखिए जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये तो था हमारे जल मांग, ठीक है। अगला है देखिए जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहला कारक है फसल की प्रकृति, पहला ही कारक है हमारा फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है क्या, कि फसल की जल मांग कितनी है। अब अपन देखते हैं, हमको पता है, हम किसान लोगों को पता है कि किसको कितनी फसल की आवश्यकता, कितने जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, किस फसल को। तो प्रत्येक फसल को कुछ एक तो कम जल मांग वाली होती है, कुछ एक ज्यादा जल मांग वाली होती है, कुछ एक को सिंचाई ज्यादा आवश्यकता होती है कि कुछ एक को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह फसल की प्रकृति पर निर्भर करता है उनकी जल मांग क्या है, ठीक है। देखिए जल मांग फसल व फसल की किस्म पर निर्भर करती है, ठीक है। अपने मन से नहीं दे सकते अपन कि भाई गेहूं को जितनी दी है उतनी जवार को दे, नहीं, ठीक है। फसल की किस्म पर और फसल पर निर्भर करता है। फसल की अब अलग अलग किस्में भी है, कुछ एक सूखा सहन करने वाली किस्में होती है जो सूखा भी सहन कर ले, पानी ना भी दो, ठीक है। वहां अगर जिसको पानी की कम आवश्यकता है वहां ज्यादा पानी दे देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फसल की जल मांग किस पर निर्भर करती है, फसल एवं फसल की किस्म पर निर्भर करती है। जल मांग फसल एवं फसल की किस्म पर निर्भर करती है, किस्म पर निर्भर करती है, ठीक है। एक ही फसल की विभिन्न किस्मों की जल मांग अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है। एक ही किस्म की, अब गेहूं की भी अलग अलग, सोनालिका, कई सारी किस्में आती हैं, ठीक है। तो उन किस्मों की जल मांग अलग अलग हो सकती है। एक ही फसल की अलग अलग किस्मों की, एक ही फसल की अलग अलग किस्मों की
जल मांग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, दीर्घ अवधि की जो किस्म की फसल की जल मांग अन्य की तुलना में अधिक होती है। एक फसल है तो 4 महीने में पकती है और एक 8 महीने में पकती है, तो उसको 4 महीने अपन को एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है। तो उस क्यों? क्योंकि उसकी जल मांग अधिक है। तो दीर्घ अवधि की, लंबी अवधि की फसलों की जल मांग अन्य की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, दीर्घ अवधि की फसलों की जल मांग अन्य की तुलना में अधिक होती है। अन्य की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अन्य की तुलना में क्या होती है? ये अधिक होती है। ठीक है, फसल के लिए उपयोग में प्रयुक्त जल की मात्रा पौधे को की प्रारंभिक अवस्था में कम होती है। फसल के लिए जो उपयोग में जो अपन जल देते हैं, जैसे बुआई के समय जल देते हैं, तो उस समय पौधे को पौधे की प्रारंभिक अवस्था में पौधे को जल की आवश्यकता कम होती है, उसकी जल मांग कम होती है। ठीक है, पौधे की बढ़वार के समय अधिक होती है, जब पौधा बढ़ रहा है तब अधिक होती है। ठीक है, फलावस्था में सबसे अधिक होती है, फलावस्था में अधिक और परिपक्वता पर घट जाती है। जब उसके फल लगते हैं तब वो अधिक होती है और परिपक्वता जब आ जाती है और फिर धीरे धीरे घट जाती है। तो नोट बनाकर अपन एक लिखेंगे कि फसल के लिए उपयोग में प्रयुक्त जल की मात्रा, फसल के लिए उपयोग में प्रयुक्त जल की मात्रा पौधे की प्रारंभिक अवस्था में पौधे की प्रारंभिक अवस्था में कम, पौधे की प्रारंभिक अवस्था में कम, बढ़वार के समय अधिक। ठीक है, पौधे की बढ़वार के समय अधिक, पौधे की बढ़वार के समय अधिक, पौधे की बढ़वार के समय अधिक, और फलावस्था में अधिक, फलावस्था में सर्वाधिक तथा परिपक्वता में कम होती है, परिपक्वता में घटती है, परिपक्वता तथा परिपक्वता पर घटती, परिपक्वता पर क्या होती है? घटती है। ठीक है, और परिपक्वता पर घटती है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में कम होती है, जब पौधा बड़ा हो रहा है तब ज्यादा होती है, जब उस पर फूल लगने लग जाते हैं, फल लगने लग जाते हैं, तब वो सर्वाधिक उसकी जल मांग होती है, जल के उपयोग की मात्रा सबसे अधिक होती है, और आखिर में जब वो पूरा परिपक्व हो जाता है, फल वल सब लग जाते हैं, ठीक है, तब उसकी परिपक्वता पर जल मांग घटती जाती है, जल के उपयोग की मात्रा घटती जाती है। जिन पौधे की जड़ें कम विकसित होती हैं, उतली होती हैं, वे कम पानी का अवशोषण करती है। सिंपल सी बात है, जिनकी जड़ें विकसित नहीं है या ऊपर ही है, ठीक है। मान लो ये देखो, अब ये पौधा है, इसकी जड़ें ये ऐसे हैं, ठीक है, कम विकसित, और पानी यहाँ पर है नीचे की तरफ। अब जड़ें वहां तक पहुंच ही नहीं रही, तो अवशोषण कैसे होगा? ठीक है, तो अब इतनी जड़ों में से मान लो एक दो वहां पर पहुंच रही है, उतली है यहाँ पर ऊपर, तो कैसे होगा? एक दो पहुंच रही है तो कैसा थोड़ा अवशोषण होता है। ठीक है, तो जिन पौधों की जड़ें कम विकसित होती हैं, वो कम पानी का अवशोषण करती है। तो जिन
जिन पौधों की जड़ें कम विकसित तथा उथली होती हैं, कम विकसित तथा उथली होती हैं, वे कम जल का अवशोषण करती है। वे क्या करती है? कम जल का अवशोषण करती है। वे हमेशा कम जल का अवशोषण करती है। ठीक है। सूखा सहनशील जो फसलों की वृद्धि व विकास के लिए जल की आवश्यकता कम होती है। ठीक है। अब जो सूखा सहनशील फसलें होती हैं, फसलों की किस्में होती हैं, तो सूखे में भी रह सकती है, तो उनकी जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसी में लिख देते हैं, सूखा सहनशील फसलों की जल की आवश्यकता कम होती है, कम होती है। ठीक है। सूखा सहन करने वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जल की आवश्यकता कम होती है। स्क्रीनशॉट ले एक बार आप इसका। तो ये तो जल मांग को प्रभावित करने वाला जो कारक था वो पूरा हो गया हमारे। ठीक है। प्रभावित करने वाला जो पहला था हमारा क्या, फसल की किस्म, वो प्रभावित हो गए, वो पूरा हो गया है। ठीक है। आगे देखते हैं अपन अगला एक जलवायु प्रभावित करने वाला जो कारक है, जलवायु के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं इसमें। ठीक है। अपन दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारा मृदा। अपन समझ लेते हैं। ठीक है। चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मृदा क्या होती है? अब मृदा की संरचना, मृदा के गठन, ठीक है, मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा के ताप पर निर्भर करती है उसकी जल मांग। ठीक है। उसकी जल मांग मृदा के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। मृदा जल संग्रहण क्षमता व पानी की उपलब्धता निर्भर करती है। मृदा संरचना, मृदा गठन, मृदा का रंग और मृदा का ताप, इन पर मृदा की संरचना इन पर मृदा द्वारा जो जल के संग्रहण की क्षमता और पानी की उपलब्धता निर्भर करती है कि उन मिट्टी में कितना पानी होगा। ठीक है। ये निर्भर करती है। उतली मृदाओं में गहरी मृदाओं की तुलना में जल्दी जल्दी लेकिन क्या होता है, कम सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है। जो गहरी उथली मृदाएं होती हैं, उनमें गहरी मृदाओं की तुलना में जो उथली अर्थात पोली होती है, उनमें पानी तो कम देना पड़ता है लेकिन जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि उतली होती है, पानी तो कम दो लेकिन जितना भी दोगे वो क्या होगा, फटाफट जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो पानी कम दो लेकिन क्या दो, बार बार दो, जल्दी जल्दी दो। ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थों वाली मृदा होती हैं, ठीक है, जिसमें खाद उर्वरक बहुत ज्यादा अच्छे कार्बनिक पदार्थ मिलाए हुए होते हैं, कि जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों वाली मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, तो मृदा को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो वो मृदा को अवशोषण तो कर लेती है और वहीं पर रखती है, जिससे पौधों को वो लगातार प्राप्त होते हैं, तो उनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है। कम उर्वरक मृदा में उर्वरक अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब जहाँ बंजर भूमि है, ठीक है, कम उर्वरक मृदा में क्या होती है, जहाँ पर उपजाऊ क्षमता जिस मिट्टी की कम है उसको अधिक सिंचाई की जल की आवश्यकता उसको अधिक होती है। गहरे व काली मिट्टी में क्या होता है, गहरे रंग की मिट्टियां, काली रंग की जो मिट्टी होती है, जैसे वो ताप का अवशोषण ज्यादा करती हैं, ताप का अवशोषण ज्यादा करती हैं, तो उनमें से क्या जल वाष्प बन के पानी बहुत जल्दी जल्दी उड़ता है। ठीक है। वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो इसलिए उनके वाष्पीकरण से जो जल की हानि हुई है उसको वापस पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता उनको ज्यादा होती है। ठीक है। और दोषपूर्ण जल निकास परिस्थितियों में फसलें कम पानी लेती हैं। दोषपूर्ण जल निकास परिस्थिति में फसलें कम पानी लेती हैं, क्योंकि अगर फसलों
जल निकास की व्यवस्था ढंग से नहीं हो तो पानी क्या रहेगा, खेत में ही पड़ा रहेगा। खेत में पड़ा रहेगा तो ऑलरेडी वहां पर पानी पड़ा रहेगा, तो वहां उगी हुई फसलों को जल की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो जल मांग को प्रभावित करने वाला पहला कारक था हमारा, वो क्या था, ये फसल की प्रकृति हमने पढ़ ली। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फसल की प्रकृति के बाद मृदा, जलवायु और फसल प्रबंधन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।